हाय एंड वेलकम टू बॉब स्मार्ट एकेडमी। मेरा नाम हरप्रीत सिंह है और ये 7th सेशन है वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स का। अब इसके अंदर हम HTML को कंटिन्यू करते हैं। पिछले सेशन में हमने HTML के लिंक्स के बारे में हमने पढ़ा था। लिंक्स और कलर्स के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम लिंक्स बुकमार्क के ऊपर देखते हैं कि ये बुकमार्क क्या है। तो देखिए, अगर हमने किसी अपने ही पेज के अंदर कोई एक जगह पे हमने जाना हो, मतलब हम टॉप पे हैं और अपने ही पेज के नीचे सपोज 3-4 पैराग्राफ नीचे या कहीं पे भी हमने जाना हो या ऊपर जाना हो, तो हम बुकमार्क्स को यूज कर सकते हैं। बुकमार्क्स कैसे हैं, जैसे कि आप अभी इधर देख रहे हैं HTML लिंक्स क्रिएट बुकमार्क्स। तो बुकमार्क्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं? बुकमार्क्स कैन बी यूजफुल इफ द वेब पेज इज वेरी लॉन्ग। तो वो कह रहे हैं कि अगर आपका वेब पेज बहुत लंबा है तो हम एकदम से ऊपर एक लिंक डालेंगे, भाई क्लिक करके आप नीचे किसी एक सेक्शन में जा सकते हैं, तो एकदम से वहां पे चला जाएगा। तो उसको कैसे करना है? तो सपोज ये H2 हेडिंग है जिसका जिसका हमने आईडी दिया C4। C4 हमने आईडी दिया उसका कि भाई इसका H2 का आईडी ये है, नाम या आईडी ये है। अब हम अगर किसी ऊपर किसी जगह पे हमने href डाला, ये एंकर टैग डाला और हमने लिख दिया #C4। #C4 href के अंदर हमने कोटेशन के अंदर हमने हैश करके C4 डाला। इसका ये मतलब है कि ये अगर मैं इस पे यूजर इस पे आके क्लिक करता है तो वो उस जगह पे पहुंच जाएगा जहां पे C4 किसी एक की आईडी होगी, किसी एक टैग की आईडी होगी। जैसे इसकी आईडी है C4, ये यहाँ पे पहुंच जाएगा। ये सपोज आपका एंकर टैग ऊपर है, टॉप पे है, और H2 जो टैग है वो आपका सपोज 3-4 पैराग्राफ्स नीचे है। तो उसको अगर एंकर टैग को यहाँ पे क्लिक करेगा तो href में लिखा हुआ है #C4, तो वो उधर जंप कर जाएगा C4 पे। ट्राई इट योर सेल्फ करते हैं। देखिए, जैसे इधर आप राइट स्क्रीन पे देख रहे हो, राइट सेक्शन में देख रहे हो जंप टू चैप्टर 4, जंप टू चैप्टर 10। तो इधर देखिए, अभी चैप्टर 1 चैप्टर 2 ऐसे करके बड़े सारे चैप्टर्स हैं। तो मैं ऊपर खड़ा हूँ अभी इधर। अब मैं एकदम से क्लिक करूंगा तो ये देखिए चैप्टर 4 पे पहुंच जाएगा। चैप्टर 4 इधर लिखा हुआ एकदम से आ जाएगा चैप्टर 4 पे, क्योंकि चैप्टर 4 का जो हेडिंग है उसकी हमने आईडी इसके अंदर दी हुई है हैश करके। देखिए, जैसे ये है C4, ये C4 लेफ्ट साइड पे हमने जो एंकर टैग डाला है उसके अंदर हमने href के अंदर #C4 करके डाला है। और #C4 किसका है? चैप्टर 4 का आईडी है। देखिए, H2 के अंदर आईडी चैप्टर 4 के लिए हमने आईडी डाला है C4, तो वो झट से उधर चला जाएगा। अगर मैंने इधर C5 कर दिया जो है नहीं, तो रन किया, तो देखिए अगर मैं इसको क्लिक करता हूं तो कुछ नहीं हो रहा। क्लिक करने पे वो वहां पे नहीं पहुंचे, क्योंकि इसको C5 की आईडी नहीं मिली। अगर मैं C4 करता हूं तो फिर करता हूं तो देखिए एकदम से वो C4 पे आ गया। तो ये होता है बुकमार्क्स का। बुकमार्क्स कैसे हम करते हैं? एक हैश करके href के अंदर हैश करके उसका आईडी दिया तो वो वहां पे पहुंच जाएगा। और अगर, हाँ जी, एक और चीज़ भी है। देखिए, अगर मैंने किसी और HTML के पेज के अंदर जाना हो, अगर मैं अभी पहले पेज पे बैठा हूँ और उधर से मैं क्लिक करता हूँ और मेरे को किसी और पेज के किसी और आईडी पे जाना है, तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि मेरा जो फाइल का नाम है .html html_demo.html, फिर क्या कहूँगा #C4। तो वो क्या करेगा, अपने पेज से निकलकर इस पेज में जाएगा, इस पेज के अंदर इस आईडी को सर्च करेगा, और वो आईडी किसी एक टैग की अगर होगी तो वहां पे जाकर रुक जाएगा। उस चैप्टर 4 पे या किसी भी एक जगह पे रुक जाएगा जिसकी आईडी वो होगी। तो हम किसी और पेज के किसी और आईडी पे भी बुकमार्क लगाकर उसको भी हम जा सकते हैं। तो ये है बुकमार्क्स का सेक्शन। अब नेक्स्ट चैप्टर है HTML इमेजेस। इमेजेस का हमने पहले भी पढ़ा था, बट दोबारा हम इसको देखते हैं।
तो इमेज का जो इमेजेस अगर हमने डालनी हो तो वो एक टैग है IMG। IMG एक टैग है जिसके अंदर, जिसके हेल्प के थ्रू हम एक फोटो को, एक पिक्चर को अपने वेब पेज पे डाल सकते हैं। तो IMG के बाद जो इसका पैरामीटर है वो SRC है। SRC का मतलब सोर्स। भाई इसका सोर्स क्या है, इसका पिक्चर का नाम क्या है, तो हम कोटेशन के अंदर पिक्चर का नाम डाल सकते हैं। एक्सटेंशन डालनी ज़रूरी है। हो सकता है वो जेपेग हो सकता है वो PNG हो। कई तरह के एक्सटेंशंस होते हैं, तो हमें डॉट करके एक्सटेंशन डालना ज़रूरी है। तो सोर्स के अंदर हम फोटो का पाथ डालेंगे। अगर हमारे ही फोल्डर के अंदर जो जहाँ पे हम अभी हैं, हमारी फाइल अभी है, वहाँ पे ही अगर है फोटो है, तो हम उसको कोई पाथ नहीं देंगे। बट अगर कोई किसी एक सब फोल्डर में है तो उसका पाथ देना ज़रूरी है। फिर एक और पैरामीटर है इसका IMG का, ऑल्ट। ऑल्ट का मतलब है ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट का मतलब ये है कि अगर ये फोटो किसी भी तरह की नहीं मिली उसे, मतलब अगर हो सकता है ये अभी तो है बट किसी ने पीछे जाके डिलीट कर दी, तो जब वो डिलीट करे इसको नहीं मिली, तो अगर वो नहीं मिली तो वो ये टेक्स्ट को डिस्प्ले कर देगा। ये जो टैग है, अगर इसको ये फोटो नहीं मिलती, ये पिक्चर नहीं मिलती, तो वो ऑल्टरनेट टेक्स्ट को डिस्प्ले कर देगा उसके सामने। तो मैं अभी ट्राई इट योरसेल्फ करता हूँ। ट्राई इट योरसेल्फ किया तो देखिए इधर लेफ्ट साइड पे हमने ये टैग, इन्होंने टैग यूज किया है IMG सोर्स इतना, ऑल्ट का इतना, विड्थ और हाइट उन्होंने डिक्लेयर भी कर दिए। हम विड्थ और हाइट भी डिक्लेयर कर सकते हैं कि इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए और हाइट कितनी होनी चाहिए। तो आप राइट साइड पे देख सकते हैं कि ये एक इमेज है जो इसकी विड्थ 500 है और हाइट उसकी 333 है। अब अगर मैं बाई चांस, अगर मैं इसको कोई और इसका डिलीट कर दूं, मतलब फोटो का नाम मैं चेंज कर दूं और रन करूं, तो देखिए फोटो नहीं आई। फोटो नहीं आई क्योंकि वो नहीं है फोटो, क्योंकि मैंने उसका नाम चेंज कर दिया। तो फोटो अगर नहीं आई तो ऑल्टरनेट टेक्स्ट आ गया। देखो ये ट्रूली लिखा हुआ है, तो इधर आके इधर इसमें, इधर साइड में लिखा हुआ आ गया। तो फोटो नहीं आई, फोटो के बजाय उसने ऑल्टरनेट टेक्स्ट को डिस्प्ले कर दिया। या तो मैं इसका मतलब विड्थ और हाइट भी हम इसको डिक्लेयर कर सकते हैं 50, और मैं अगर इसको 33 दे दूं तो मैं रन करूं तो देखिए इतनी छोटी इमेज आपकी बन गई। कि विड्थ और हाइट भी डिक्लेयर कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये है इमेज टैग, IMG टैग का एग्जांपल। जो एग्जांपल्स अगर हमने यहाँ पे दिए हैं, तो एक और एग्जांपल अगर देख लें तो है कुछ नहीं, वही है जो पहले हमने देखा था। इसमें कोई एक्स्ट्रा कुछ चीज़ नहीं है, एग्जांपल्स दिए हुए हैं। तो ये इसका सिंटेक्स है HTML इमेज का, इमेजेस का सिंटेक्स, ये टैग है IMG। उसके बाद ये सोर्स और ऑल्टरनेट है। तो हम ये सिंटेक्स को देख सकते हैं, और सोर्स एट्रीब्यूट SRC, तो ऑल्टरनेट दे सकते हैं, और इसमें ऑल्टरनेट टेक्स्ट है, वही एक्सप्लेन किया है कि कैसे हो सकता है ये। इमेज की साइज भी हमने देख लिया था, विड्थ और हाइट भी हम दे सकते हैं, या हम स्टाइल दे सकते हैं। तो एक अलग सा विड्थ और हाइट का भी है। विड्थ इक्वल्स टू कोटेशन में हम विड्थ डाल सकते हैं, और हाइट या तो वैसे कर सकते हैं, या स्टाइल, जो स्टाइल हम हर जगह पे पैरामीटर है, वो इस टैग पे भी यूज किया जा सकता है। और वो स्टाइल के अंदर हम विड्थ का डालकर सेमीकोलन हाइट को भी डाल सकते हैं। या तो हम डायरेक्ट भी दे सकते हैं, विड्थ और हाइट डायरेक्ट भी इसके अंदर डाल सकते हैं। इमेज टैग के अंदर, IMG टैग के अंदर हम दो तरीके से विड्थ और हाइट दे सकते हैं। एक तो हम स्टाइल के अंदर डाल सकते हैं, और दूसरा हम विड्थ और हाइट भी डाल सकते हैं अलग अलग से। इसका ये है तो। हाँ, अब दूसरी चीज़ आती है कि हाँ भाई वही चीज़ है, स्टाइल का टैग, हमारा हेड टैग में हमने स्टाइल का टैग डाला, उसके अंदर IMG को विड्थ हमने डाल दी 100%। तो जहाँ पे भी इमेजेस हैं IMG हैं, वो उसकी जो विड्थ है वो 100% हो जाएगी। अब दूसरा जो एग्जांपल है वो यही कह रहा है कि किसी और फोल्डर के अंदर अगर है, तो वो बैकस्लैश करके, ये इमेजेस का एक फोल्डर है जिसके अंदर ये HTML5.gif फाइल है, तो हम ऐसे करके डाल सकते हैं। अगर हम अभी जो हमारी फाइल है वो कहीं और है और फोटो कहीं और है, तो हम पाथ करके उसका
पाथ डालकर उसकी फोटो को डाल सकते हैं, भाई ये इस पाथ पे है। अगर किसी और सर्वर के अंदर है तो HTTP करके हम उस सर्वर का डोमेन नेम डालकर फिर उसका एक पाथ डालकर फिर उसका जो इमेज है वो उसकी फाइल डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इधर तक देखिए, इधर तक, इधर से लेकर इमेजेस फोल्डर तक, ये तो यहाँ तक तो आपका डोमेन नेम है जो किसी और सर्वर पे है। W3 स्कूल्स के अंदर से मुझे एक सब फोल्डर से, इमेजेस फोल्डर से ये फाइल उठानी है, ये फोटो उठानी है और डिस्प्ले करनी है। तो मैं ऐसे करके इसको डाल सकता हूँ। अगर मुझे पता हो कि इस डोमेन के अंदर कौन सी जगह से ये वाली इमेज है, तो मैं ऐसे करके इसको पाथ को डाल सकता हूँ और इससे मैं फोटो अपने वेबसाइट के अंदर डाल सकता हूँ। फिर एनिमेटेड इमेजेस भी हम इधर डाल सकते हैं। एनिमेटेड इमेजेस, कोई भी जिफ फाइल, अगर प्रोग्रामिंग जिफ फाइल हो तो वो एनिमेटेड इमेजेस भी डाल सकते हैं। देखिए अभी ये एनिमेटेड है थोड़ा सा। जिफ फाइल्स जो होती हैं एनिमेटेड भी कर सकते हैं इनको, तो वो बता रहा है। इमेज एज अ लिंक, तो पहले भी हम शायद इसको पढ़ चुके हैं। लिंक्स का जो चैप्टर था उसके अंदर हमने बताया था कि एक इमेज को भी लिंक बना सकते हैं। वो इमेज को लिंक कैसे बना सकते हैं? एंकर टैग के अंदर, ए टैग के अंदर एंकर टैग को ओपन किया, फिर यहाँ पे इधर क्लोज कर दिया, बट उसके बीच में, एंकर टैग के बीच में हमने एक इमेज डाल दिया। तो जब हमने इसके अंदर, एंकर टैग के अंदर एक इमेज को डाला, तो वो जो पूरी इमेज है वो एक लिंक हो जाएगी, वो एक हाइपर लिंक हो जाएगी। उसके क्लिक करने पे ये href, जो एंकर टैग के अंदर href लिखा है, इसके अंदर जो ये फाइल है वो इसको ओपन कर देगा। तो हम इसको ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि ये एंकर टैग है, ऐसे इधर एंकर टैग, इधर क्लोजिंग टैग, और इसके अंदर हमने ये इमेज डाला तो ये इमेज आ गई। अब इसको क्लिक करते हुए हमारा default.asp पेज खुल जाएगा। तो हम एक इमेज को भी एक हाइपरलिंक बना सकते हैं। अब आता है फ्लोटिंग, इमेज फ्लोटिंग। यूज द CSS float property to let the images float to the right or to the left of the text। तो हम अब थोड़ा बहुत CSS के बारे में भी इधर बता रहे हैं हमें कि इमेजेस को भी हम फ्लोट कर सकते हैं। फ्लोट का मतलब ये है कि आप ट्राई कैच, ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। तो देखिए जैसे ये फ्लोटिंग है, देखो फ्लोट, फ्लोट राइट या फ्लोट लेफ्ट, तो एक राइट हो गया, इधर स्टाइल में हमने इमेज को फ्लोट राइट कर दिया, भाई राइट साइड पे हो जाए, और ये लेफ्ट साइड पे हो जाए, फ्लोट कर दिया। तो अलाइन कर दिया इसको कि भाई राइट साइड अलाइन हो जाए या लेफ्ट साइड अलाइन हो जाए। तो हम स्टाइल के अंदर फ्लोट डाल सकते हैं। फ्लोट का मतलब ये है कि वो राइट साइड पे चला जाए। कहीं पे भी आपका ये टेक्स्ट वगैरह जहाँ पे भी लिखा है उसके साथ ये इमेज को फ्लोट कर देता है राइट पे या लेफ्ट पे। तो ये उन्होंने बताया। कॉमन इमेज फॉर्मेट्स, तो अब बता रहे हैं कि कई तरह के इमेजेस जो हम डिस्प्ले कर सकते हैं। एनिमेटेड पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, APNG, जिफ फाइल्स, ICO फाइल, आइकन फाइल्स होती हैं, JPEG, PNG, SVG फाइल्स होती हैं, तो हम इनको यूज़ कर सकते हैं। अब समरी आता है इसके अंदर। जो IMG को हमने देखा, SRC, ऑल्ट को देखा, विड्थ और हाइट को देखा और फ्लोट को देखा। तो इस एक्सरसाइज में हमने इमेजेस को देखा। अब इमेज मैप्स के बारे में पढ़ते हैं। इमेज मैप क्या है? तो एक मैप एक टैग है जिसके अंदर हम मैप्स वगैरह डाल सकते हैं। तो हम इसको ट्राई करते हैं, ट्राई इट योरसेल्फ। तो इमेज मैप, क्लिक ऑन द कंप्यूटर, द फोन एंड और द कप ऑफ द कॉफी टू गो टू द न्यू पेज एंड रीड मोर अबाउट द टॉपिक। तो इधर हम क्लिक कर सकते हैं इसको। तो देखो कंप्यूटर, कंप्यूटर का आ गया। अगर मैंने दोबारा रन किया और कंप्यूटर पे ना करके मैंने इस मोबाइल पे किया, तो ये मोबाइल का डिफरेंट इमेज आ गया। या मैंने इसको कॉफ़ी को क्लिक किया तो कॉफ़ी के बारे में वो पढ़ा रहा है। तो ऐसे ही करके हम मैप कर सकते हैं किसी इमेज के अंदर
किसी एक किसी एक ग्राफिक को, जैसे ये कंप्यूटर का पूरा इमेज जो है, इसके अंदर तीन चीज़ें हैं, कंप्यूटर है, फ़ोन है और कॉफ़ी का है। तो अलग अलग जगह पे हम अलग अलग चीज़ों को कॉल कर सकते हैं। वो कैसे करना है, वो देखियो, इमेज इमेज का आईएमजी सोर्स हमने दिया, ये पूरी फाइल का पूरी फाइल जो ये फोटो दिख रही है, जिसमें तीनों तीनों हैं फोटो, तो वो एक फाइल हमने इसको इमेज नाम का डाल दिया। फिर यूज मैप करके, एक यूज मैप एक पैरामीटर है, उसको हमने हैश करके वर्क मैप कर दिया, फिर विड्थ और हाइट दे दी। फिर हमने मैप नेम वर्क मैप कर दिया। एरिया हमने डिफाइन कर दिया, एरिया शेप रेक्टेंगल, कोऑर्डिनेट्स कोऑर्डिनेट्स किया 34 44 270 350। मतलब ये जो कंप्यूटर है वो इधर से 34 है, इधर 44, इधर तक 44, फिर इधर हाइट उसकी 270 और 270 के बाद 350 इधर तक। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं हमने दे दिए, चारों कोऑर्डिनेट्स हमने दे दिए। और हमने यहाँ पे एरिया डिक्लेयर कर दिया कि ये एरिया जो है वो कंप्यूटर का एरिया है। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ और ये इधर तक एरिया उसका कंप्यूटर का है। जहाँ मतलब हमने डिफाइन कर दिया कि इधर क्लिक करेगा, इस जगह इस एरिया पे क्लिक करेगा, तो ये यहाँ एच रेफ इसको इसको कॉल करे। एच रेफ के अंदर जो हमने एक फाइल दी हुई है, HTML फाइल दी हुई है, उसको कॉल करे। अब दूसरा एरिया हमने डिफाइन कर दिया, वो भी रेक्टेंगल हमने डिफाइन किया, उसके कोऑर्डिनेट्स हमने डाल दिए इतने। अब वो फोन है, ऑल्टरनेट फोन है, तो फोन इधर ये कोऑर्डिनेट्स हैं फोन के। तो हमने फोन के कोऑर्डिनेट्स के अंदर एरिया को डिफाइन कर दिया कि वो अगर वहां पे कोई क्लिक करता है तो ये जो फाइल है फोन डॉट एच टी एम एल फाइल है वो खुल जाए। ऐसे ही हमने तीसरे एरिया को डिफाइन किया। तो हम मैप, एक टैग है मैप, मैप एक टैग है जो क्लोजिंग टैब उसका मैप है। तो उसके अंदर हम एरियाज डिफाइन कर सकते हैं, तीन एरियाज हमने डिफाइन, हम बड़े सारे एरियाज डिफाइन कर सकते हैं, मल्टीपल एरियाज। तो एक मैप है टैग जिसका हमने नाम दिया वर्क मैप, और इस वर्क मैप को इस इमेज के अंदर यूज किया। तो देखिए पहले हमने आईएमजी इमेज को डाला, आईएमजी इमेज में वर्क प्लेस डॉट जेपीजी ये इधर डिस्प्ले हो गया। इसका हमने यूज मैप पैरामीटर डाला। भाई यूज कर इस मैप को जो नीचे हमने डिक्लेयर किया है, कौन सा मैप का नाम दिया है, हैश करके वर्क मैप दिया। तो इसका नाम, मैप का नाम हमने वर्क मैप लिखा और उसको ऊपर यूज किया। तो मैप के अंदर हमने तीन एरियाज को डिफाइन किया, और तीन एरियाज इसके अंदर फिर इस मैप के अंदर, इस इमेज के अंदर डिफाइन हो गए। ठीक है जी। तो ऐसे करके हमने मैप को यूज किया। तो हमने अब देख लिया कि कैसे है। तो वो ही बता रहा है एरियाज के बारे में, हमने जो पढ़ लिया अभी बता रहा है। तो वो एरियाज देखो, इधर एरियाज को डिफाइन कर रहे हैं, तो हमने वो देख लिया था। उस एरिया को ऐसे कॉफ़ी का एरिया या ऐसे ही फ़ोन का एरिया उसने डिफाइन कर लिया। अब इधर हमने जो डिफाइन किया था, हम सर्कल डिफाइन कर सकते हैं, कई तरह के डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि शेप सर्कल है। मैं ऊपर से शुरू करता हूँ। एक शेप जो है, हम कई तरह के शेप्स डिफाइन कर सकते हैं। जैसे एरिया के अंदर हमने देखा था, एरिया का जो रेक्टेंगल है वो RECT है, सर्कल, पॉली और डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट रीजन है। तो हम चार तरीके के शेप्स को डिफाइन कर सकते हैं। शेप क्या होना चाहिए, इक्वल्स टू रेक, RECT। RECT का मतलब है रेक्टेंगल, जिसके उधर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेशन है। ये जैसे कंप्यूटर है तो वो एक रेक्टेंगल है, तो हम रेक्टेंगल डिफाइन करेंगे। फोन को भी हम एक तरह का रेक्टेंगल डिफाइन करेंगे। बट जो कॉफी है वो कॉफी सर्कल है, तो सर्कल को हम इधर शेप सर्कल दे देंगे। तो इधर भी इन्होंने कंप्यूटर को देखो रेक्टेंगल किया, शेप रेक्टेंगल, इधर कंप्यूटर इधर शेप सर्कल कर दिया जो कॉफी का है। तो कॉफी का जो हमने डिफाइन किया सर्कल, कोऑर्डिनेट्स ऐसे करके हमने कोऑर्डिनेट्स डिफाइन किए। ये सर्कल का रेडियस हमने डाला। देखिए अभी जैसे कि ऐड अ सर्कल एरिया, फर्स्ट लोकेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये सेंटर ऑफ द सर्कल हो गया, ये एक्स और वाई जो सेंटर है। उसके बाद हमने
रेडियस डिफाइन किया। तो तीन चीजें हमने डिफाइन की सर्कल के लिए। रेक्टेंगल के लिए हमने चार कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन किया, बट सर्कल के लिए हम तीन कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करते हैं। दो कोऑर्डिनेट्स, जो पहले दो कोऑर्डिनेट्स हैं, वो एक उस सेंटर के डिक्लेयर करता है कि उस सर्कल का सेंटर क्या है, और हम फिर इसका रेडियस क्या है, वो 44 पिक्सल्स रेडियस है। तो एक तो सर्कल हो गया, एक उसका रेडियस हो गया। तो ऐसे करके हम डिफाइन करते हैं शेप को सर्कल। फिर पॉली आता है। शेप पॉली कंटेन सेवरल कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। तो पॉली पॉली यूज होता है जहाँ पे ना शेप ना रेक्टेंगल है ना कुछ है। जैसे ये अब जो पड़ा हुआ है अपना, उसका शेप ही बड़ा अजीब सा शेप है, तो वो कोऑर्डिनेट्स उसके अलग अलग हैं। तो पॉली का मतलब है सेवरल कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। तो मैं इधर हम देख लेते हैं कि सेवरल, देखो इधर उसने इधर 140 का है, फिर 181, 116 का है, 200, तो ऐसे करके बड़े सारे पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स हैं। तो हम बड़े सारे पॉइंट्स डाल सकते हैं इसके अंदर। देखो कितने ही कोऑर्डिनेट्स उसने डिक्लेयर किए हैं, और उसने कोऑर्डिनेट कर करके डिक्लेयर कर करके उसने एक शेप बना दिया, पॉली शेप बना दिया। तो ऐसे करके वो पॉली शेप बन गया। आगे बढ़ते हैं। क्लिकेबल एरिया कैन ऑल्सो ट्रिगर अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन। तो इधर जब हम किसी एरिया को डिफाइन करते हैं, तो हम ऐसे करके हम एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन को भी डिक्लेयर कर सकते हैं। आगे जाके हम जब जावास्क्रिप्ट को पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे कि एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन भी हम एरिया मैप के एरिया के अंदर हम इसको कॉल कर सकते हैं। ऑन क्लिक के इवेंट पे, ऑन क्लिक के इवेंट में कोई एक फंक्शन है जावास्क्रिप्ट, उसको कॉल कर सकते हैं। तो उस फंक्शन के अंदर ये लिखा अलर्ट ऐसे करके लिखा हुआ है, तो वो उसको कॉल कर देगा। तो ये आगे जाके हम इसको पढ़ेंगे जब हम जावास्क्रिप्ट को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आता है बैकग्राउंड इमेजेस। अब बैकग्राउंड इमेज का कैसे है, देखिए स्टाइल के अंदर ही हम बैकग्राउंड इमेज डाल सकते हैं। तो ये भी CSS का ही पार्ट है, बट HTML के अंदर थोड़ा बहुत इसको दिया हुआ है। तो पी टैग के अंदर कोई भी अगर मैं स्टाइल बैकग्राउंड डालूं, तो बैकग्राउंड इमेज भी डाल सकता हूँ। एक तो बैकग्राउंड कलर था, हमने पढ़ा था बैकग्राउंड हाइफन कलर, और एक है हमारा बैकग्राउंड हाइफन इमेज। तो हम इमेज को भी डाल सकते हैं एक बैकग्राउंड में। तो कॉलन करके यूआरएल, यूआरएल एक उसका पैरामीटर है, फंक्शन एक मान लो, और ब्रैकेट ओपन करके उसका अंदर उसका फोटो डाल सकते हैं कि एक बैकग्राउंड इमेज आ जाए। ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। तो देखिए इधर हमने पी टैग दिया, स्टाइल दिया, और बैकग्राउंड इमेज कर दिया, यूआरएल ये दे दिया। अब यहाँ पे टेक्स्ट पूरा है। यहाँ पे ये टेक्स्ट पी टैग के अंदर ये जो टेक्स्ट है, उसके जो पीछे जो इमेज है, वो इमेज आ गई। ये एक इमेज आ गई जो पीछे उसके टेक्स्ट की इमेज है। इमेज गर्ल, कोई एक लेडी की एक इमेज होगी जो इधर आ गई। तो ऐसे करके हम बैकग्राउंड इमेज को डाल सकते हैं पी टैग के अंदर। तो स्टाइल के अंदर भी हम ऐसे करके टैग के अंदर हम डाल सकते हैं, ये वही है। अब आगे बढ़ते हैं। बैकग्राउंड रिपीट, रिपीट भी हम कर सकते हैं। किसी एक बैकग्राउंड को रिपीट करना है, तो वो कैसे करना है वो इधर समझा रहा है। ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। अगर हमने कुछ बैकग्राउंड रिपीट करना हो, तो बैकग्राउंड इमेज यूआरएल हम इसको स्टाइल को दे देते हैं, जेपैग को, तो वो रिपीट कर देता है। अगर हमारी जो टेक्स्ट है वो बहुत ज़्यादा है, ऐसे करके है, तो वो अगर छोटी इमेज है तो वो उसको रिपीट करता रहता है बाय डिफ़ॉल्ट। अ, अगर हमने रिपीट नहीं करवानी, बाय डिफ़ॉल्ट वो रिपीट कर देता है, अब अगर नहीं करवानी तो इस स्टाइल के अंदर हम ऐसे करके लिख सकते हैं बैकग्राउंड हाइफन रिपीट नो रिपीट, भी रिपीट ना कर इसको। तो हम ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। तो देखिए अगर मैंने ये हटा दिया, अगर रिपीट को हटा दिया और दोबारा रन किया, तो रिपीट कर देता है, बट बाय डिफ़ॉल्ट रिपीट करता है। पर अगर मैंने डाल दिया और इसको नो रिपीट किया, तो एक बार ही बनाएगा, उसको फोटो को दिखाएगा और फिर रिपीट नहीं करेगा। अब आता है बैकग्राउंड कवर। कवर हम किसी एक मतलब इफ़ यू वांट टू
If you want the background image to cover the entire element, you can set the background size property to cover. भाई पूरे उस जगह को कवर कर देता है, तो बैकग्राउंड जितना भी बैकग्राउंड साइज है उसको पूरा को कवर कर दिया। इसको हम ट्राई करते हैं। तो देखिए अभी हमने बैकग्राउंड कवर कर दिया, बैकग्राउंड साइज कवर कर दिया, पर जितना भी उस पी टैग में लिखा है उसको वो कवर कर दे, चाहे वो इमेज छोटी है या बड़ी है, उसको वो कवर कर देगा। फिर बैकग्राउंड स्ट्रेच आता है। इफ़ यू वांट द बैकग्राउंड इमेज टू स्ट्रेच, तो स्ट्रेच भी हम कर सकते हैं बैकग्राउंड को। तो इधर एक और उसकी पैरामीटर है, प्रॉपर्टी है और अटैचमेंट है, रिपीट फिक्स्ड, और साइज हम डाल सकते हैं 100%। 100% तो फिक्स करके हम इसको 100% कर दिया तो वो स्ट्रेच हो जाएगा। इसको देख लो, ऐसे स्ट्रेच हो जाएगा। तो बड़े सारे वैल्यूज और पैरामीटर्स हैं, तो हम ये ऐसे कर सकते हैं। आज के लिए बहुत ही हम आगे बढ़ेंगे, अगले सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।